हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग और बबुआ स्टडी सेंटर। मैं निधि आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बता रही हूँ, जिसमें हम लोग आज वैदिक सभ्यता को जानेंगे, उसकी आधारभूत बातें जानेंगे, जिससे हमें उसके पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को समझने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए वैदिक काल से पहले हमने हड़प्पा सभ्यता देखा। देखिए हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो पहले नगरीय सभ्यता का इतिहास हमें मिलता है, उसके बाद ग्रामीण सभ्यता का इतिहास मिलता है। देखिए इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत से लेकर और वैदिक सभ्यता के आरंभ तक मतलब इतिहास जो उसके बीच का गैप है, उसके इतिहास में एक काफ़ी लंबा समय देखने को मिलता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का अंत लगभग 1700 BC के आसपास हमें देखने को मिलता है और वैदिक सभ्यता का जो आरंभ है वो 1500 BC के आसपास देखने को मिलता है। तो इससे इतिहासकारों का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत और वैदिक सभ्यता के प्रारंभ के बीच में काफ़ी बड़ा इतिहास का गैप माना जाता है। ठीक है, देखिए वैदिक सभ्यता को पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक दो भागों में बांटा गया है। पूर्व वैदिक ऋग वैदिक काल, जो ऋग वैदिक काल है उसे पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। उसमें हमें समाज, उसकी राजनीतिक व्यवस्था, उसकी धार्मिक व्यवस्था, सारी चीज़ें हमें अलग तरीके से देखने को मिलते हैं और उत्तर वैदिक काल में आकर वो और विकसित हो गई थी। तो इस तरीके से हमें पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल, वैदिक सभ्यता के दो भाग हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। देखिए पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है और इसका समय है 1500 BC से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल का है 1000 BC से 600 BC। देखिए वैदिक शब्द वेद से बना है, इसके हम लोग आज आधारभूत बातें जानेंगे और जो अगली वीडियो होगी उसमें हमें पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल के बारे में जानेंगे और उससे अगली वीडियो में उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज हम लोग अभी वैदिक सभ्यता की आधारभूत बातें जानते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए वैदिक शब्द वेद से बना है और वेद का अर्थ ज्ञान होता है। ठीक है, इसके निर्माता यानी आर्य इसके निर्माता है और आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ हमें श्रेष्ठ मिलता है। उसके मूल निवास का क्या मतलब हुआ कि जैसे हम लोग मानते हैं कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों के द्वारा की गई है। ठीक है, तो कुछ इतिहासकार, इसमें इतिहासकारों के अलग अलग मत मिलते हैं। जैसे कि कुछ इतिहासकार इसको मानते कि ये मध्य एशिया से आए हुए यहाँ पे थे, बस गए और एक सभ्यता बनाए। कुछ उसे आल्प्स पर्वत मानते हैं, जैसे आर्कटिक और तिब्बत। देखिए अब ये हमारे एग्जाम के पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन मैक्स मुलर और ये जो बाल गंगाधर तिलक से क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है कि इनका क्या मत था, इनके विचार में जो आर्य थे वो कहाँ के निवासी थे। ठीक है, तो देखिए मैक्स मुलर मानते हैं कि ये मध्य एशिया से आए हुए थे और डॉक्टर संपूर्णानंद इन्हें आल्प्स पर्वत, ठीक है, आल्प्स पर्वत की तरफ मानते हैं और आल्प्स पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक है, ये आल्प्स पर्वत, बाल गंगाधर तिलक ये आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक से मानते हैं। आर्कटिक कहाँ पे है? ये हमारे जो ग्लोब है उसका उत्तरी जो छोर होता है, उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक क्षेत्र माना जाता है। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ये तिब्बत से इनका मूल निवास मानते हैं। ठीक है, अब देखिए वैदिक सभ्यता को जानने के लिए, जैसा हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता को जानने के लिए हमारे पास सिर्फ पुरातात्विक स्रोत थे, लेकिन ये वैदिक सभ्यता को जानने के लिए हमारे पास पुरातात्विक और
साहित्यक हमारे पास दोनों ही साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए पुरातात्विक स्रोतों में हम लोग देखते हैं बोगासकोई अभिलेख। ठीक है, बोगासकोई अभिलेख हमें ये इसका डेट है 1400 ईसा पूर्व। ठीक है, और ये हमें मिलता है, देखिए इसमें हमें सर्वप्रथम इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बोगासकोई अभिलेख से काफी बार क्वेश्चन पीसीएस में पूछे गए हैं। बोगासकोई अभिलेख किस देवता का नाम मिलता है? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ठीक है, और बोगासकोई अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये वैदिक सभ्यता का पुरातात्विक स्रोत है। और देखिए पूर्व वैदिक काल मैंने बताया पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल कहते हैं, और पूर्व वैदिक काल हमें गैरिक मृदभांड मिलते हैं। ठीक है, OCP गैरिक मृदभांड मिलते हैं। और उत्तर वैदिक काल से हमें चित्रित दूसर मृदभांड मिलते हैं, PGW। ठीक है, अब देखिए साहित्यिक स्रोत में हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक यह सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, यह हमें सबसे प्राचीन वेद है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। फिर इसके संकलन करता है कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास। देखिए ऋग्वेद में हमें 10 मंडल और 1028 सूक्त का मतलब होता है मंत्र। ठीक है, इसमें हमें 10 मंडल और 1000 सूक्त मिलते हैं। ठीक है, प्रथम और 10वां यानी पहला और 10वां जो है वो सबसे नया मंडल है, इनको यानी कि सबसे बाद में जोड़ा गया है। अब देखिए ऋग्वेद में जो मंडल है वो अनेक मंत्रों के साथ उस अपनी विशेषता रखते हैं। ठीक है, अनेक देवताओं का उसमें हमें साक्ष्य के रूप में अंकन मिलता है। तो जैसे देखिए तृतीय मंडल गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, और ये इम्पॉर्टेंट है तृतीय मंडल। ठीक है, ये इससे बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस दोनों में ही क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिए 7वां मंडल दशराज युद्ध भी ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफी इम्पॉर्टेंट, इससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर है 9वां मंडल सोम देवता। ठीक है, सोम देवता वनस्पति देवता के रूप में थे। ठीक है, ये वनस्पतियों के देवता सोम देवता को माना जाता है। 10वां मंडल, ये देखिए ये जो मंडल है ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, 10वां मंडल वर्ण व्यवस्था। देखिए 10वां मंडल का पुरुष सूक्त जो है उसमें हमें वर्ण व्यवस्था यानी सबसे पहले जो है हमें वर्ण व्यवस्था का यहीं से हमें वर्ण व्यवस्था प्राप्त होता है, यानी कि ऋग्वेद से यानी कि पूर्व वैदिक काल से हमें वर्ण व्यवस्था का प्रमाण मिलने लगता है, जिससे समाज 4 भागों में विभाजित हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। ठीक है, अब देखिए सामवेद, इसे संगीत वेद कहा जाता है, और सर्वप्रथम 7 स्वरों का प्रयोग इसी वेद में हमें मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ विधियों का वर्णन है, और यह यजुर्वेद जो है वो हमें गद्य और पद दोनों ही शैली में मिलती है। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद कहा जाता है, और यह सबसे श्रेष्ठ वेद माना जाता है। ठीक है, अब देखिए वेद क्या है? वेद, अद्वैता और उपवेद, इसका क्या मतलब होता है कि ये मैं आपको वेद बताऊंगी, और अद्वैता मतलब होता है जो इसको पढ़ने वाला होता है, जो इन मंत्रों का मंत्रोच्चारण करने वाला होता है, उसको अद्वैता कहते हैं। ठीक है, जो इसे पढ़ता है उसे अद्वैता कहते हैं। और इसके उपवेद, तो देखिए ऋग्वेद के अद्वैता को कहा जाता है होत्री, और उपवेद है इसका आयुर्वेद। फिर सामवेद के अद्वैता है उद्गाता और गंधर्व वेद। ये देखिए नेट JRF या PCS के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये
चारों को ऐसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, इन चारों को पूछा जाता है और इन चारों को और इसको मिलाने के लिए क्वेश्चन में आता है। यजुर्वेद, अधर्यु, अथर्ववेद, ब्रह्मा। ठीक है, अब देखिए उपनिषद और अरण्यक, क्योंकि हर एक वेद के अलग अलग उपनिषद और अलग अलग अरण्यक हमें प्राप्त होते हैं। अरण्यक क्या होता है? अरण्य देखिए, उपनिषद का मैंने पिछले वीडियोस में बताया था। उपनिषद मतलब होता है कि जब शिष्य गुरु के पास बैठकर जो वेदों का रचना करे वो उपनिषद कहलाता है, या ज्ञान प्राप्त करे वो उपनिषद कहलाता है। और अरण्यक होता है जो जंगलों में बैठकर जो वेद की रचना करे या ज्ञान प्राप्त करे वो अरण्यक कहलाता है। ठीक है, ठीक। तो उपनिषद, ऋग्वेद का उपनिषद, अब मैंने इसमें यहाँ पे वेदों का नाम नहीं लिखा है, लेकिन ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अब देखिए उपनिषद, ये ऋग्वेद का उपनिषद है, कौशिकी उपनिषद और ऐतरेय उपनिषद। और इसका ऋग्वेद का अरण्यक है ऐतरेय और कौशिकी अरण्यक। और ये है हमारा सामवेद का उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। और जैमिनीय अरण्यक और छांदोग्य अरण्यक, ये हमारा सामवेद का अरण्यक है। और फिर आते हैं हम लोग यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो हमारे पास उपनिषद है वह है बृहदा अरण्यक, तैत्तिरीय उपनिषद, कठ उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और ईशानो उपनिषद। और इसके अरण्यक है बृहदा अरण्यक, तैत्तिरीय अरण्यक और शतपथ अरण्यक। और फिर उसके बाद आते हैं हम लोग अथर्ववेद। देखिए अथर्ववेद में हमें कोई भी अरण्यक नहीं मिलता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वेद का हमें कोई भी अरण्यक नहीं प्राप्त होता, यानी कि कोई भी अरण्यक किस वेद का नहीं है, तो अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। और इसके उपनिषद है मुंडको उपनिषद, मांडुको उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और अथर्ववेद। और इसका अथर्ववेद का ये देखिए उपनिषद है इसका मुंडको उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद। और अथर्ववेद का हमें एक ब्राह्मण प्राप्त होता है जिसे गोपद ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, और आप देखिए इस तरीके से उपनिषद और अरण्यक, और इन उपनिषद और अरण्यक की भी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। और जिसमें देखिए जैसे हमें सत्यमेव जयते का अंकन, सत्यमेव जयते का मुंडको उपनिषद से हमें मिलता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सत्यमेव जयते हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये मुंडको उपनिषद से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वैदिक सभ्यता का कुछ आधारभूत बातें जानी। और अब अगली वीडियो में पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।